गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया के लिए हमारी बॉडी के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मटेरियल ज़रूरी हैं और उनके क्या महत्व है हमारे दैनिक एक्टिविटी में। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारी बॉडी के लिए बॉडी की वृद्धि के लिए बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो हम सारी एक्टिविटी कर सकें, उन सारी चीज़ों के लिए यानी दिन भर में जो भी सारी एक्टिविटी करते हैं उन सारी एक्टिविटी को करने के लिए हमें कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। कि बाहर से फूड मटेरियल खाते हैं तो वो चार चीज़ों में बढ़ जाता है, चार भागों में बढ़ जाता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में या तो वो हम लेते हैं, या प्रोटीन के रूप में लेते हैं, या वसा के रूप में लेते हैं, या प्रोटीन के रूप में विटामिन के रूप में लेते हैं। तो हमने देखा कि वो कैसे डिवाइड होता है अंदर जाके, और किस ऑर्गन को किसकी इसकी प्रोटीन की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है बॉडी को। वो ऑर्गन ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितनी फैट चाहिए, हमें कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, या कितना हमें प्रोटीन चाहिए, या कितनी हमें विटामिन की ज़रूरत है। ये हमारी बॉडी की नीड पे डिपेंड करता है कि उस बॉडी में जो ऊर्जा हो सकता है, आपकी बॉडी में ऊर्जा ज़्यादा संचालित हो और एनर्जी ज़्यादा हो सकता है उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं हो, तो वो किसी और में कन्वर्ट होकर शिफ्ट हो जाएगा, और जब आपको ज़रूरत होगी तो वो एनर्जी के रूप में फॉर्म हो जाएगा और ग्लाइकोजन या ग्लूकोज बना के आपको फिर से एनर्जी देने लगेगा, जैसे कि फैट करता है। जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट को कल डिस्कस किया, और कार्बोहाइड्रेट को हमने बहुत ही साधारण वे में पढ़ा था कि इसका महत्व हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करना है। इसे कहा जाए तो इसे एनर्जी फ्यूल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें शरीर की सारी एक्टिविटी करने में बहुत ही सहायक है और ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। हमने ये भी डिस्कस किया पिछली क्लासेस में, तो किस तरीके से इनके टाइप्स ऑफ होते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि डिस्कस किया था मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, डाइसैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, ये कल हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में कि हम दाल से हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। हम दाल का यूज करेंगे तो हमारी बॉडी रिपेयरिंग के लिए जो प्रोटीन कलेक्ट होगी और हमारी बॉडी ग्रोथ में भी सबसे ज़्यादा सहायक होगी, क्योंकि हमारी प्रोटीन का मेन वर्क यही होता है कि वो आपकी बॉडी ग्रोथ करे, और हमारी बॉडी में यदि कोई चोट या हार्म पहुंचती है तो वो रिपेयर करने का भी काम करती है। तो सिंपल भाषा में कहा जाए कि हम यदि कौन सा फूड मटेरियल खाएं जिससे हमें मैक्सिमम प्रोटीन प्राप्त हो और हमारी बॉडी संचालित रूप से चलती रहे। ऐसा ना हो कि यदि प्रोटीन खाना बंद कर दें तो हो सकता है हमें उसकी कमी से रोग हो जाए, डिसीज हो जाए। जैसे कि बचपन में बच्चों यदि प्रोटीन यूज नहीं पर्याप्त मात्रा में करते हैं तो उसकी कमी से क्वाशियोस्कर डिसीज़ हो जाती है, और एडल्ट स्टेज में मरस्मस स्टेज हो जाती है। मरस्मस स्टेज में क्या होता है कि हमारी मानसिक जो बोन्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, उनमें ढीलापन आ जाता है। इसी प्रकार क्वाशियोस्कर में भी क्या होता है कि हमारा बच्चों का शरीर जो है दुबला पतला हो जाता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। तो वो किस वजह से होता है, तो वो प्रोटीन की वजह से होता है। इस तरीके से भेड़ बकरी में भी यदि इर्रेगुलर प्रोटीन अंदर बॉडी का डिस्टरबेंस हो जाता है या प्रियोन्स बन जाते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में स्क्रैपी डिसीज हो जाती है भेड़ बकरियों में। और ऐसा नहीं है कि क्वाशियोस्कर या मरस्मस के अलावा भी कोई डिसीज नहीं होती है। तो प्रोटीन से
और भी प्रोटीन की कमी से डिसीज हो जाती है। जैसे कि मानव में कुरू रोग हो, कुरू डिसीज हो जाती है, कुरू करके होती है। और वो एक डिसीज होती है कुर्ज़फेल्ड जैकोब। और देखें कि प्रोटीन जो है हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होती है, तो दाल से प्राप्त होती है। जो हम दैनिक जीवन में दाल, कोई भी दाल यूज करते हो, जितनी भी टाइप्स की दाल होती हैं, दाल हुआ, दूध हुआ, अंडा हुआ, मछली हुआ, सोयाबीन हुआ और मूंगफली हुआ। यदि पूछा जाए कि किसी पेपर में या एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है, तो वो प्रचुर मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। प्रोटीन हमारी बॉडी में, हमने बताया कि हमारी बॉडी की ग्रोथ में सहायक होती है और बॉडी की रिपेयर, मरम्मत करने में सहायक होती है। अब यदि हमें बॉडी को स्टेबल बनाना है और बॉडी की ग्रोथ भी करना है कि हम पतले क्यों हैं या भी इस तरीके से, तो हमें प्रोटीन अधिकतर लेना पड़ेगा। तो हमें प्रोटीन अधिक ले लेंगे तो हमारी बॉडी और अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो हमें प्रोटीन की मात्रा हम अपने खाने में, डाइट में बढ़ा लें और उसी प्रकार से अपनी डेली एक्टिविटी करें। तो जिस तरीके से हमें करना चाहिए या थोड़ा हार्ड वर्क करने लगें, तो हमें ये जो प्रोटीन हम खाएंगे वो हमें बराबर हमारी बॉडी को यूज होगी और उसे एक दिन में जितनी एनर्जी चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा में मिलती रहेगी। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि एक इंसान को कितनी पर डे, लगभग कितनी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और यदि उससे अधिक लेता है तो उसके शरीर में वो भी इफ़ेक्ट पड़ता है, अर्थात बॉडी दिखती है। और आप जानते हैं किसी भी चीज़ की अधिकता तो हार्मफुल होती ही है। तो यहाँ दाल, दूध, अंडा, मछली, सोयाबीन और मूंगफली इतने ही नहीं हैं इनफ, और भी प्रोटीन हमने कहा है कि हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं, कुछ भी खाएं, उसका डिसीजन सिर्फ बॉडी ये समझती है कि हमें सिर्फ 4 पार्ट ही हमें यूज करना है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और फैट। वो और कुछ नहीं समझता। आप कुछ भी खाओ, उसे इससे मतलब नहीं है। आप चाहे बर्गर खाते हो, चाहे मूंगफली खाते हो, चाहे चना खाते हो, या कुछ भी XYZ कुछ भी खाओ, उसे तो सिर्फ 4 चीज़ों से मतलब है कि वो उनमें से कार्बोहाइड्रेट निकालना है, उसे प्रोटीन निकालना है और विटामिन्स निकालना है और फैट निकालना है। इसके अलावा उसे कोई मतलब नहीं कि आप खाने में क्या पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, उसे इससे कोई मतलब नहीं। तो हमने डिस्कस किया कि इसमें दाल, दूध, अंडा, मछली और या फिर सोयाबीन या मूंगफली ऐसी चीज़ें जो है, जैसे कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की कमी से ग्रोथ भी रुक जाती है, कोई बच्चे ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। और तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से, अर्थात हमारी बॉडी को सही मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिलती रहे, तो हमारी बॉडी एक सही समय पे सही ग्रोथ करती रहे। तो हमने देखा कि प्रोटीन जो होती है, तो ये यदि हमें इसकी कमी हो जाती है तो किस तरीके से, हमने बताया कि हमें यदि बच्चों में कमी हो जाती है तो उन्हें क्वाशीयोस्कर और एडल्ट स्टेज में हो जाती है तो मरस्मस डिसीज हो जाती है। वही तीसरे नंबर पे यदि कहा जाए कि जैसे कि मानव में हमारे एक प्रोटीन की कमी से कुरू रोग हो जाता है, कुरू। और 4 जैसे बकरी और भेड़ में मैंने बताया कि स्क्रैपी डिसीज हो जाती है। वो क्या होती है कि प्रोटीन्स के कुछ पार्ट डिस्टरबेंस से और हमारी बॉडी में सही तरीके से अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब बकरी और भेड़ में, तो उन्हें प्रियॉन्स की इस डिस्टरबेंस से उन्हें स्क्रैपी डिसीज हो जाती है। स्क्रैपी डिसीज हो जाती है। तो ये डिसीज जो है प्रोटीन्स की कमी से होता है। और एक ह्यूमन में कुरू के अलावा एक और डिसीज होती है जिसे हम जैकब कहते हैं।
जैकब कहते हैं, कुर्जफेल्ड जैकब कहते हैं। ये इसलिए इसका नाम आप सोच रहे होंगे कि ये तो किसी का नाम लगता है, कुर्जफेल्ड जैकब। तो ये जैकब नाम के साइंटिस्ट ने इस डिसीज का अध्ययन किया और देखा कि इस ह्यूमन में बॉडी में ये कौन सी डिसीज है और ये कैसे हुआ, तो उसका नाम जैकब हो गया, कुर्जफेल्ड जैकब था। तो उस बेस पे उसका नाम भी, डिसीज का नाम भी वही रख दिया गया है। तो क्वाशियोरकर, इसमें क्या होता है कि बच्चे के हाथ पैर दुबले पतले हो जाते हैं और पेट बाहर निकल आता है। और इसी पर मरसमस डिसीज से क्या होता है कि मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं। और कुरू डिसीज होती है, इसी तरीके से कुरू की स्क्रैपीज होती है, जो हमने बताया है कि प्रियंस या उसकी प्रोटीन के डिस्टरबेंस से ये डिसीज हो जाती है, जो कि भेड़ बकरियों में ही होती है। ये सिर्फ भेड़ बकरियों में ही होती है, भेड़ बकरियों में ही होती है। और पांचवी है कुर्जफेल्ड जैकब। ये डिसीज हमारी प्रोटीन की कमी से होती हैं। बॉडी में 20 टाइप की प्रोटीन सोयाबीन और मूंगफली में ही पाई जाती है। और हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो है किस तरीके से पॉलीसेकेराइड से डाइसेकेराइड और फिर मोनोसेकेराइड में टूटता है, और मोनोसेकेराइड जाके कहीं ग्लूकोज में टूट जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज वही जो फलों में, जो फल के मीठा होने के कारण फ्रक्टोज होता है, क्योंकि फ्रक्टोज उसमें ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज होता है ऐसे फ्रक्टोज भी होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज या शुगर का निर्माण करते हैं। तो ग्लूकोज भी इसी तरीके से, ग्लूकोज जो ग्लूकोज होता है, और एक ग्लूकोज से हमने बताया था कि 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है। इसी तरीके से प्रोटीन के एक अणु से, अब जैसे कि प्रोटीन हम जो भी लेंगे तो उसके कई अणु होंगे, कई मिलके समूह होगा उनका, और यदि उसमें से एक प्रोटीन का एक अणु की यदि हम एनर्जी देखें तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी, ये 4.2 एक ही बात है, 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी ही बनती है, जो हमारी बॉडी के लिए, एक्टिविटी के लिए सहायक होता है। अब ये टाइप्स ऑफ के कितने टाइप्स की होती हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे कि ये 3 टाइप्स की होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के थे, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये इसी टाइप के ये भी थे। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कॉन्जुगेटिव और म्यूटेटेड कॉन्जुगेट, म्यूटेटेड और सिंपल। सिंपल को हम हिंदी में कह सकते हैं कि इसे सरल प्रोटीन कहते हैं, और इसे कॉन्जुगेटिव को हम संयुग्मी कहते हैं, संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। और इसी तरीके से, और इसका क्या नाम है, म्यूटेटेड जो होती है, म्यूटेटेड को हम कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। सिंपल, कॉन्जुगेटिव और म्यूटेटेड, ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है। जो कि हम यदि बात करें सिंपल की, तो सिंपल अमीनो एसिड का बना होता है। सिंपल प्रोटीन जो भी होती है वो अमीनो एसिड की बनी होती है। जैसे कैसे कह दिया जाए कि हिस्टोन प्रोटीन हुई, और एल्बुमिन्स हुई, और ग्लोबुमिन्स हुई। तो ये हमारी बॉडी के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन तो हमारी बॉडी के अंदर ही बनती है। और कैसे बनती है, वो अमीनो एसिड के संकलन समूह से बनती है। और अभी आगे अध्ययन करेंगे जब साइटोलॉजी में, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना उसका हमारे बॉडी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम यहाँ हिस्टोन और एल्बुमिन्स और ग्लोबुमिन्स, तो जो एल्बुमिन्स प्रोटीन कहा जाए तो वो अंडे में जो होती है वो पाई जाती है एल्बुमिन्स। और ग्लोबुमिन्स की बात कही जाए तो गेहूं में पाया जाता है। तो इस तरीके से
ये प्रोटीन होती हैं, और कॉन्जुगेटेड जो संयुग्मी प्रोटीन होती है ये अमीनो एसिड और प्लस है और भी अणु के समूह होते हैं, इसीलिए हम इसे संयुग्मी या कॉन्जुगेटेड कहते हैं। इसी तरीके से व्युत्पन्न अमीनो एसिड जो होता है, व्युत्पन्न अमीनो एसिड होता है, व्युत्पन्न में प्रोटीन होती है या म्यूटेटेड प्रोटीन होती है, वो हमारे प्राकृतिक रूप से जो पाई जाती है प्रोटीन, उसके जलीय अपघटन से बनती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिंपल हमारी अमीनो एसिड की बनी होती है और उसमें हिस्टोन, एल्बुमिन्स और ग्लोबुलिन्स होती है। इसी प्रकार से कॉन्जुगेटेड होता है जो संयुग्मी प्रोटीन होती है, उसको हमने बताया कि कुछ अमीनो एसिड और कुछ अणुओं के समूह से बनती है। और इसी तरीके से म्यूटेटेड के बारे में हमने बताया कि यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनती है। तो कहने का मतलब प्राकृतिक रूप से जो प्रोटीन पाई जाती है बॉडी में, वो जिस तरीके से उसका वाटर की वजह से मिक्सअप या अपघटन होगा जो भी, उसी वजह से बनती है। तो सिंपल प्रोटीन और कॉन्जुगेटिव में हमने अभी बताया, सिंपल में ग्लोबुलिन्स है जिसमें अनाज में पाया जाता है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अनाज में, तो आप कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट में, तो कार्बोहाइड्रेट तो पाया भी जाता है, उसमें थोड़ी मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम जो पोषक पदार्थ ले रहे हैं कि वो पूरा प्योर ही कार्बोहाइड्रेट का ही बना होगा, तो प्रोटीन का ही बना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो सब मिक्स हो, अर्थात उसमें प्रोटीन भी थोड़ी बहुत मात्रा में होगी और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ी बहुत मात्रा में होगा। तो इस तरीके से हम हासिल करते हैं। और इसके एग्जाम्पल देखे जाएं तो इसके एग्जाम्पल देखे जाएं तो सिंपल प्रोटीन को मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि सिंपल प्रोटीन जो होती है वो एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स और हिस्टोन होती है। और ये क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होती है। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन होती है। तो हमने देखा कि हमारी सिंपल जो प्रोटीन होती है उसमें एल्बुमिन्स हो गया, ग्लोबुलिन्स हो गया, हिस्टोन हो गया। इसी तरीके से हमारी जो कॉन्जुगेटेड या संयुग्मी प्रोटीन जो होती है वो क्रोमोप्रोटीन होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और ये अभी पता चल जाएगा आपको कि ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है और क्रोमोप्रोटीन क्या है। ये हमारे पोषक पदार्थों में ही पाई जाती है, अर्थात हम जो भी प्रोटीन खाते हैं उसको 3 फैक्टर में देखता है, या तो ये सिंपल प्रोटीन होगी या कॉन्जुगेटिव होगी या म्यूटेटेड होगी। यदि सिंपल होगी तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे कि हम बता रहे थे कि कैसे मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड होता है। यदि पॉलीसेकेराइड है, ज़्यादा हार्ड है, वो कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लेगा, फिर वो डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में बदलेगा, एक अणु में टूट के बदलेगा और फिर जाके कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगा। इसी तरीके से हम जब प्रोटीन खाते हैं तो उसमें भी वो डिसाइड करता है कि यदि कॉन्जुगेटेड होगा तो उसे सिंपल में कन्वर्ट कर लेगा, और यदि वो म्यूटेटेड होगा तो वो कॉन्जुगेटेड में बदलेगा, फिर जाके सिंपल में बदल लेगा। इसी तरीके से वो प्रोटीन को छोटे छोटे अपने पार्ट में होके और बाद में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन में होती है, और ये चारों में टूट जाती है। तो हमारी बॉडी जो आपने देखा होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में ही इन चीज़ों को बाद में सेल्स तक पहुंचता है, और वो कैसे पहुंचता है ये आगे डिस्कस करेंगे कि हम जो भी सांस लेते हैं वो ब्लड में कैसे घुल के और हर सेल्स तक पहुंचाती है, और इसी तरीके से फूड मटेरियल हमारी बॉडी में क्या क्या यूटिलाइज करके और सेल्स तक क्या क्या पहुंचता है, और हमारी एक एक कोशिकाओं तक। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। और तो इस तरीके से हम ह्यूमन बॉडी में मेल, फीमेल, बॉयज और गर्ल्स को हमारे, अर्थात हम जिस स्टेज में होते हैं उस स्टेज में हमें कितनी प्रोटीन की हमें दैनिक जीवन में ज़रूरत होती है, कि हमें एक दिन में कितनी प्रोटीन लगभग लेनी चाहिए। देखिए, जैसे कि मेल है
यदि मेल है तो उसे 2350 के समथिंग पर डे प्रोटीन लेनी चाहिए, और 2350 ग्राम के समथिंग। और या फिर जो मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, परिश्रमी होते हैं, उनके लिए 2700 के ग्राम के समथिंग प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और फीमेल में यही चीज़ 1800 से 2100। इसका मतलब ये है कि यदि सिंपल हैं और वो घर में बैठे हैं, उन्हें कोई काम ही नहीं है, या तो उनके लिए 1800 ही सही है। और या फिर जो हार्ड वर्क करती महिलाएं हैं, उनके लिए 2100 ग्राम के लगभग प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और इसी तरीके से बॉयज़ में भी 2400 ग्राम और गर्ल्स में 2050 ग्राम, अर्थात 13 से 15 वर्ष की एज में इन गर्ल्स और बॉयज़ को यदि सही मात्रा में प्रोटीन मिल जाती है तो हमारी बॉडी अर्थात एडल्ट स्टेज में हमें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अच्छी बॉडी ग्रोथ कर जाएगी समय पर। तो हमने प्रोटीन्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और जो भी डिसीज थी उनके बारे में भी जाना, और हमारी प्रोटीन की हमारी बॉडी में क्या उपयोगिता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।